हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की कल्ट की कैटेगरी में शामिल मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शॉशैंक रिडेम्पशन ये हॉलीवुड की एक मास्टरपीस मूवी है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और ये मूवी हॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है। और अपने रिलीज के 26 साल कंप्लीट होने के बाद भी ये हॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी की लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये मूवी एक स्लो पॉइजन है जिसको एक बार आपने देखना शुरू किया तो आप इसमें खोते चले जाओगे, और लास्ट में आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा जो आपके दिल को बहुत ही सुकून देगा। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कैसे ये मूवी IMDb पर नंबर 1 पर पहुंच गई, क्या डिफरेंट था शॉशैंक रिडेम्पशन नॉवेल और इस मूवी के बीच में, क्या शॉशैंक जेल रियल में एग्जिस्ट करती है, और एंडी डिफेम के रोल के लिए कौन कौन से एक्टरों को अप्रोच किया गया था। इस मूवी को रिलीज किया गया था 20 अगस्त 1994 में। इसमें हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे मॉर्गन फ्रीमैन, टिम रॉबिन्स, बॉब गंटन, विलियम सैडलर, मार्क रॉल्स्टन और केल्सी ब्राउन। इस मूवी को लिखा था स्टीफन किंग ने और इस मूवी को डायरेक्ट किया था फ्रैंक डाराबेंट ने, जिन्होंने आगे चलकर अ नाइटमेयर इन एल्म स्ट्रीट 3, द मैजेस्टिक, किंग कॉन्ग और द ग्रीन माइल जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $2 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $5.6 मिलियन का बिजनेस किया था, और ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। 1994 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी द लॉयन किंग, फॉरेस्ट गम, ट्रू लाइस और द मास्क। इस मूवी को कैसल रॉक एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के अंडर में रिलीज किया गया था, और ये फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाई हो, लेकिन इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 9.3 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, जितनी बेहतरीन ये मूवी है उतनी ही बेहतरीन इसकी नॉवेल है जिससे इंस्पायर होकर के इस मूवी को क्रिएट किया गया था। ये मूवी इंस्पायर थी स्टीफन किंग की नॉवेल रीटा हैवेट एंड शॉशैंक रिडेम्पशन से, जिसको 1982 में लिखा गया था। और रीटा हैवेट जो 1980 की एक फेमस एक्ट्रेस थी, और बुक के राइटर स्टीफन किंग को रीटा हैवेट काफ़ी अच्छी लगती थी, और वो उनके इस कदर फैन थे कि उन्होंने उनके नाम पर ही अपनी बुक का टाइटल नेम रख लिया था। रीटा हैवेट एंड शॉशैंक रिडेम्पशन ये 1947 के प्रिजनर्स की लाइफ पर बेस्ड एक नॉवल थी, और जब इस नॉवल पर फिल्म बनाने की बारी आई तो कई फिल्म मेकर्स और कई आर्टिस्टों को इस बुक के टाइटल से ऐसा फील हुआ कि ये मूवी रीटा हैवेट की एक बायोपिक होगी, और जिस वजह से फिल्म के डायरेक्टर को कई फीमेल एक्ट्रेस और सुपर मॉडल ऑडिशन देने के लिए आने लगी थी। और इस चीज़ से परेशान होकर के फिल्म के मेकर्स ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पोस्ट करवाया कि ये फिल्म किसी की बायोपिक नहीं है, बल्कि ये फिल्म मेल प्रिजनर्स की लाइफ पर बेस्ड होगी। फैक्ट नंबर 2, बात की जाए फिल्म की कास्टिंग की तो इस फिल्म में हमें मेन लीड कास्ट में टिम रॉबिन नजर आए थे, और वहीं मॉर्गन फ्रीमैन इस फिल्म में एज अ नरेटर और सेकंड लीड में नजर आए थे। लेकिन इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर कई चेंजेस किए जा रहे थे। एक्चुअली जब इस फिल्म में एंडी डिफेम के कैरेक्टर के लिए कास्टिंग की जा रही थी तो फिल्म के मेकर्स ने सबसे पहले टॉम क्रूज को अप्रोच किया था, और टॉम क्रूज उस वक्त एक वेल नोन एक्टर बन चुके थे, और उस वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर फ्रैंक डाराबेंट इंडस्ट्री में नए थे, और टॉम क्रूज किसी अनएक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ फिल्म में काम करना नहीं चाहते थे, और उन्होंने फिल्म के मेकर से कहा कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे जब इस फिल्म को रॉब राइनर डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले स्लीपलेस इन सेटल और अ फ्यू गुड मैन जैसी मूवी को डायरेक्ट कर चुके थे। लेकिन मेकर्स इस बात को लेकर एग्री नहीं हुए और टॉम क्रूज ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ कई और हॉलीवुड एक्टरों को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, जिसमें जेफ ब्रिज, टॉम हैंक, केविन कॉस्टनर, निकोलस केज, चार्ली शीन और जॉनी डेप का भी नाम शामिल था। जिसमें टॉम हैंक अपनी आने वाली फिल्म फॉरेस्ट गम की शूटिंग में बिजी थे, और वहीं केविन कॉस्टनर 1995 में आई मूवी वाटर वर्ल्ड की शूटिंग में बिजी थे। और इस तरह इन सभी एक्टरों ने अपने पर्सनल रीजन और डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए, और बाद में ये रोल टिम रॉबिन को चला गया। और वहीं दूसरी तरफ गिल बेलो जो हमें टॉमी के कैरेक्टर में नजर आए थे, पहले इस रोल के लिए ब्रैड पिट को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म में अपने इस छोटे से रोल को सुनकर उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म के एक्टर तो कमाल के थे ही, लेकिन पूरी फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वहाँ की जेल थी, जो इतनी रियल थी कि जिसको देखने के बाद आप भी वहाँ के सभी सेल्स के अंधेरे को और वहाँ के एटमॉस्फेयर को महसूस करने लगे होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो जेल हमें पूरी फिल्म में देखने को मिली थी वो रियल की जेल थी, जो अमेरिका के ओहियो स्टेट में बनी हुई है, और जिसका नाम प्रिजन इन मैंसफील्ड है। और इस जेल को 1990 तक यूज़ किया गया था, लेकिन बाद में ज़्यादा प्रिजनर्स और कम सिक्योरिटी की वजह से इस जेल को बंद कर दिया गया, और आज की डेट में इस जेल को एज अ टूरिस्ट स्पॉट और फिल्म की शूटिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। और इस जेल में शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी के अलावा कई हॉलीवुड मूवीज़ जैसे एयरफोर्स 1, टैंगो एंड कैश और कई टीवी शोज़ को डायरेक्ट किया गया है। और जब इस फिल्म की शूटिंग के लिए इस लोकेशन को सिलेक्ट किया गया था तो इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। तभी फिल्म के मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि वो इस फिल्म में सभी बाहर के सीन को शूट करेंगे, और इन सीन्स को शूट करने के लिए मेकर्स ने पूरी जेल के बाहरी स्ट्रक्चर को रेनोवेट किया था।
और जब जेल के अंदर की सीन की शूटिंग की बारी आई तो मेकर्स ने इसके रेनोवेशन में और पैसा लगाने से अच्छा एक नए सेट को डिज़ाइन करने का डिसाइड किया और फिल्म में जेल के अंदर दिखाई देने वाले सभी सीन्स को किसी और लोकेशन पर शूट किया गया था, जिसका सेट लॉस एंजलिस के यूनिवर्सल स्टूडियो में लगाया गया था। फैक्ट नंबर 4, नॉवल के अकॉर्डिंग पूरी स्टोरी को एक रेड नाम का कैरेक्टर नरेट करता है और इस रेड के कैरेक्टर को प्ले किया था मॉर्गन फ्रीमैन ने और इन्होंने ही इस पूरी फिल्म को नरेट भी किया था। जब इस फिल्म को मॉर्गन फ्रीमैन नरेट कर रहे थे तो उन्होंने पूरी फिल्म का नरेशन को 4 घंटे में कंप्लीट कर दिया था, लेकिन किसी टेक्निकल रीजन की वजह से वो सभी रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी और मेकर्स ने मॉर्गन को फिर से इसे रिकॉर्ड करने के लिए अप्रोच किया, लेकिन इस बार इसके नरेशन की रिकॉर्डिंग में मॉर्गन फ्रीमैन को 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त लग गया था। फैक्ट नंबर 5, फिल्म का बेस्ट सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें एंडी डिफेम एक सीवर के पाइप से निकलकर जेल से भाग जाता है। उस सीवर लाइन में जो पॉट और गंदगी देखने को मिली थी वो रियल नहीं थी, बल्कि उस सीन को शूट करने के लिए चॉकलेट पाउडर का यूज़ किया गया था। डायरेक्टर ने इस सीन के लिए 40 किलो चॉकलेट पाउडर को पानी में मिलाकर एक डार्क सिरप रेडी किया था, जिसको फिल्म में एज अ पॉट और मड की तरह दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि एंडी डिफेम वाल्डन के $370,000 लेकर भाग जाता है, जो आज की डेट में तो एक बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर इस अमाउंट को 1966 के इन्फ्लेशन और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाए तो आज की डेट में ये अमाउंट लगभग $27 मिलियन के बराबर होगी, जिसमें एक अच्छी खासी फिल्म को प्रोड्यूस किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन इस फिल्म में मॉर्गन फ्रीमैन के रियल ब्रदर ने भी काम किया है। भले ही वो हमें फिजिकली नजर ना आए हों, लेकिन उनका भी एक छोटा सा रोल था। फिल्म के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जब रेड को कुछ पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनके पेरोल के लिए बात करते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनका पेरोल रिजेक्ट हो जाता है और उनकी फोटो पर एक रिजेक्शन का स्टैंप लगाया जाता है। वो मॉर्गन फ्रीमैन की रियल फोटो नहीं थी, बल्कि वो उनके ब्रदर अल्फेंसो फ्रीमैन की फोटो थी। फैक्ट नंबर 8, पूरी फिल्म में मॉर्गन फ्रीमैन को सिगरेट के पैकेट के साथ देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि उनका ये कैरेक्टर रेड एक रेगुलर स्मोकर है। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, मॉर्गन फ्रीमैन ने अपने इस रोल को रेड के कैरेक्टर की तरह प्ले तो किया था, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म में एक बार भी सिगरेट को स्मोक नहीं किया था। फैक्ट नंबर 9, जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तो उस वक्त ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी और 2 वीक के प्रीमियर के बाद ही इस फिल्म को थिएटर से उतार दिया गया था। लेकिन इस फिल्म को क्रिटिक्स से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला था और उन्होंने इस मूवी को फिर से थिएटर में लगाने के लिए मेकर्स को अप्रोच किया। लेकिन उसी साल आई मूवी फॉरेस्ट गम को रिलीज कर दिया गया था, जिस वजह से इस मूवी के लिए कोई थिएटर खाली नहीं थे। तभी वार्नर ब्रोस प्रोडक्शन ने इस मूवी के 3,20,000 वीडियो कैसेटों को अमेरिका में सेल के लिए लगा दिया था और इस मूवी का काफ़ी ओरल प्रमोशन भी किया गया था कि लोग एक बार इस मूवी को जरूर देखें, जो एक्चुअल में ये मूवी डिजर्व भी करती है। और उसी साल इस मूवी के सारे कैसेट सोल्ड आउट हो गए थे और इस मूवी ने सिर्फ वीडियो कैसेट्स के सेल से ही उस टाइम पर $1 मिलियन की कमाई कर ली थी। फैक्ट नंबर 10, बात की जाए शॉशैंक रिडेम्पशन नॉवेल और इस मूवी में होने वाले डिफरेंट चेंजेस की, तो इस फिल्म में कई ऐसे सीन थे जिनको नॉवेल से हटकर शूट किया गया था। जैसे फिल्म में नजर आया टॉमी का कैरेक्टर, जिसको एंडी डिफेम की वाइफ के मर्डर के केस की सारी नॉलेज थी और जिसकी गवाही से एंडी की सजा माफ हो सकती थी। फिल्म में इस कैरेक्टर को वाल्डन ने गोली मारकर मार दिया था, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग इस कैरेक्टर को किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेकंड, फिल्म में दिखाया जाने वाला वार्डन का कैरेक्टर जो बहुत ही बैड, एरोगेंट और करप्ट इंसान होता है और लास्ट में जब उसके करप्शन के बारे में इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चलता है तो वो उनके डर से अपने आप को गोली मार लेता है। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग वार्डन को इनकम टैक्स ऑफिसर पकड़ लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। थर्ड, फिल्म में दिखाया गया एंडी डिफेम और रेड का कैरेक्टर बुक में दिखाए गए इन दोनों कैरेक्टर से एकदम अलग था। फिल्म में हमें एंडी और रेड दोनों का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल दिखाया गया है और दोनों को अमेरिकन दिखाया गया था। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग एंडी डिफेम अमेरिकन तो था ही, लेकिन उसके बाल बहुत ही कर्ली थे और वो हमेशा देखने के लिए ग्लासेस का यूज़ करता था। और वहीं रेड का कैरेक्टर एक वाइट आयरिश मैन होता है। फोर्थ, फिल्म में आपको कैप्टन हेडली का कैरेक्टर तो याद ही होगा, जिसको लास्ट में इनकम टैक्स ऑफिसर अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जब इनकम टैक्स ऑफिसर उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो उस वक्त कैप्टन हार्डली की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, बात की जाए इसके IMDb रेटिंग की, जो अपने आप में ही एक बड़ा रिकॉर्ड है और जिसको अभी तक आने वाली कोई भी हॉलीवुड मूवी नहीं तोड़ पाई है। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग 2008 तक सेकंड नंबर पर थी। 1972 में जब गॉडफादर मूवी को रिलीज किया गया था, तब से लेकर 2008 तक गॉडफादर मूवी IMDb पर नंबर 1 पर थी और वहीं शॉशैंक रिडेम्पशन सेकंड नंबर पे थी। लेकिन 2008 में क्रिस्टोफर नोलन की द डार्क नाइट मूवी आई, जिसको लोगों ने इतना पसंद किया कि द डार्क नाइट मूवी को एक टाइम पर IMDb पर नंबर 1 पोजीशन मिल गई थी। और वहीं क्रिटिक्स शॉशैंक रिडेम्पशन को द डार्क नाइट से कंपेयर करने लगे थे, जिसमें शॉशैंक रिडेम्पशन को ज़्यादा वोट मिले थे और इस तरह शॉशैंक रिडेम्पशन ने द डार्क नाइट मूवी की जगह ले ली और ये मूवी IMDb पर नंबर 1 पर पहुंच गई थी। और वहीं गॉडफादर को IMDb पर सेकंड पोजीशन मिल गई। लेकिन ये मूवी अभी भी IMDb पर नंबर 1 की पोजीशन होल्ड किए हुए है, जिससे पता चलता है कि ऑडियंस इस मूवी को आज भी कितना पसंद करती है।
आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपको इस फिल्म का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए आगे कुछ इसी तरह मूवीज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें। थैंक यू।